जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। मान लीजिए कि ये कोई एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का नाम रख देते हैं एम डैश। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण कोई ए बी दर्पण पर आपतित होती है और ये परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है। ये दर्पण का वक्रता केंद्र सी है। इतनी बात पहले हम लोग लिख लेते हैं। माना एक अवतल दर्पण एम डैश है। जिस पर कोई प्रकाश की किरण ए बी आपतित होती है। इस पर एक प्रकाश की किरण ए बी आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है। ठीक, ए बी प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है बिंदु बी पर और बी से परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से होकर के चली जाती है। अब थोड़ा सा हम आपको रिकॉल कराना चाहेंगे, जब आपने परावर्तन पढ़ा था, प्रकाश की किरण जब जिस बिंदु पर पड़ती है आकर के आपतित किरण, इस बिंदु को नाम दिया जाता है आपतन बिंदु और यहीं से प्रकाश की किरण परावर्तित भी हो जाती है। इसीलिए तो परावर्तन का पहला नियम ही यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब एक ही बिंदु से ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। एक ही बिंदु पर आएगी, एक ही उसी बिंदु से परावर्तित होगी और उसी बिंदु पर अभिलंब खींचा जाएगा। ये जो अभिलंब है ये एक काल्पनिक रेखा होती है। अब चूंकि ये समतल दर्पण है तो जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उसी बिंदु से सीधा इसे निकल जाती है। अगर ये दर्पण ऐसे होता तो प्रकाश किरण ऐसे आती, ऐसे चली जाती तो अभिलंब कुछ इस प्रकार से होता। लेकिन गोलीय दर्पण की क्या खासियत होती है? परावर्तन का नियम तो सब में समान रहेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। परावर्तन कोण, आपतन कोण सदैव बराबर होगा। अब वो चाहे गोलीय दर्पण हो, वो चाहे समतल दर्पण हो, उस सब के लिए परावर्तन का नियम एक ही जैसा रहता है। लेकिन इसकी गोलीय दर्पण की खासियत क्या है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूं। गोलीय दर्पण की खासियत ये है कि प्रकाश की किरण जैसे मान लीजिए कि यहाँ पड़ी, ऐसे निकल गई। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, शर्त क्या है? यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है तो जो अभिलंब यहाँ पे खींचा गया था वो अभिलंब जब यहाँ खींचा जाएगा तो ये सदैव वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। अभिलंब, ये जो काल्पनिक रेखा अभिलंब है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो खींचा गया अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर जाएगा गोलीय दर्पण के लिए। यह बात सदैव याद रखिएगा। यही इसका टर्निंग पॉइंट बनेगा, पहला टर्निंग पॉइंट। आइए अब यहाँ देखते हैं हम अभिलंब को।
अभिलंब हमारा वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा ऐसे, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ उस बात को लिख दीजिए, क्या कि आपतन बिंदु पर अभिलंब BC है। आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या है? BC। ठीक, तो ऐसे में आपको यहाँ दो चीज़ें मिलने वाली हैं। पहला क्या कि ये और ये दो कोण फिक्स हो गए। भाई ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे R से दिखाया जाएगा, उसे I से दिखाया जाएगा। तो यहीं से हमारे डेरिवेशन वाले खेल की शुरुआत होती है। क्या? कोण I बराबर कोण R। कहाँ से? इसको डाल दीजिएगा समीकरण नंबर 1। यह है परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से हमने देखा कि I बराबर R हमको मिल गया, ये दोनों कोण बराबर हैं। एक बात और अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपने कहा कि AB जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, अर्थात ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हैं। और ये जो BC आपने खींचा है ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, जो इसको और इसको एक साथ काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देती है तो ये वाला कोण, ये एक जेड आकृति जब बने कभी भी, ये ऐसे ऐसे, तो ये कोण और ये कोण सदैव बराबर होते हैं। इन्हें कहा जाता है एकांतर अंतःकोण। आप यह कह सकते हो कि यहाँ पर भी ये कोण I के बराबर होगा, ये कोण I के बराबर होगा। मतलब त्रिभुज BCF में कोण BCF ये वाला कोण BCF, ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण I के। क्यों बराबर हो जाएगा? इसका एक अपना रीज़न है। इसका रीज़न है एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण है, ये एकांतर अंतःकोण है, इसलिए दोनों बराबर हैं। अच्छा जी, अब अगर ये I के बराबर है और I R के बराबर है, यानी ये और ये दोनों बराबर है, हो जाएगा। तो आप कह सकते हो, इसको डाल दीजिएगा 2 नंबर समीकरण। समीकरण 1 तथा 2 से अगर किसी समीकरण के कोई एक पक्ष बराबर हो, जैसे इसका ये पक्ष और इसका ये पक्ष दोनों बराबर हैं, तो ये भी अपने आप में बराबर हो जाएगा। मतलब R जो है I के बराबर है ही, और BCF भी I के बराबर है, तो BCF और R भी बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि कोण BCF बराबर कोण R को आप CBF भी कह सकते हो। CB पहले लिख दीजिएगा R, या कोण BCF बराबर कोण CBF। ये जो R है कोण, ये CBF भी तो है त्रिभुज का कोण, CBF भी इसका नाम दे सकते हैं। अब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण, अगर ये दोनों बराबर हो गए आपस में, एक ही त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो आप कह सकते हो BF
बराबर सी एफ। वो क्यों? समान कोण की सम्मुख भुजाएं हैं। ये समान कोण की सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए बराबर हैं। ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं। इसको आप डाल दीजिए, 3 नंबर समीकरण लिख दीजिए। अच्छा जी, हमें जो प्रूफ करना है उसको आप केंद्र में रखिएगा। क्या प्रूफ करना है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। और जो भी दूरी नापी जाती है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और दर्पण के ध्रुव से ही सारी दूरी नापी जाती हैं। तो इसका जो मैंने आपसे कहा था दूसरा टर्निंग पॉइंट क्या है? पहला टर्निंग पॉइंट ये था कि इसमें जो अभिलंब होगा वो कहाँ से जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर के। और दूसरा टर्निंग पॉइंट ये है कि यदि बी जो है, बी ये पी के बहुत नज़दीक आ जाए, क्या घटना घटेगी? देखिएगा, यदि बिंदु बी बिंदु पी के बहुत नज़दीक आ जाए तो कौन सी घटना घटेगी वो हम यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एफ है, ये पी है। अगर ये पी के थोड़ा और नज़दीक होता तो कुछ इस तरीके से होता, ऐसे। थोड़ा और नज़दीक होता तो ऐसे होता। यदि अत्यंत निकट आ जाए ऐसे, तो आप देख रहे होंगे कि लगभग जो है वो बी एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। यदि बी पी के बहुत नज़दीक आ जाए तो बी से लेकर के एफ की दूरी और पी से लेकर के एफ की दूरी, ये दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो आप यही बात यहाँ मेंशन करेंगे, क्या कि यदि बिंदु बी बिंदु पी के अत्यंत निकट हो, तो यदि बिंदु बी बिंदु पी के अत्यंत निकट हो तो क्या होगा? बी एफ जो है वो लगभग पी एफ के बराबर हो जाएगा। ये लगभग बराबर हो जाएंगे दोनों। और आप इसे कह सकते हो क्या? समीकरण नंबर 4। ठीक, अब मैं और कहाँ लिख दूं भाई? चलिए थोड़ी सी जगह यहाँ बना लेते हैं। अब देखिएगा, बी एफ जो है पी एफ के बराबर हो गया है 4 नंबर समीकरण में, और बी एफ जो है सी एफ के बराबर है 3 नंबर समीकरण में। एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो आप कह सकते हो, यही लिख देता हूँ, समीकरण 3 तथा 4 से पी एफ बराबर सी एफ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी सी बराबर में पी एफ प्लस में सी एफ। पी एफ और सी एफ को जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा? पी सी मिल जाएगा। अब चूंकि आपका जो पी सी है, ओ पी एफ है, वो सी एफ के बराबर है। ये देखिए समीकरण नंबर, इसको तो कोई समीकरण नहीं डाला गया, इसको डाल दीजिए 5 नंबर। 5 नंबर समीकरण में पी एफ सी एफ के बराबर है। तो जहाँ पी एफ है वहाँ, जहाँ सी एफ वहाँ भी आप पी एफ लिख सकते हैं। तो पी एफ प्लस पी एफ, तो पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। ये कहाँ से आया? ये समीकरण 5 से आया। ठीक, बस अब हमारा काम लगभग हो चुका है। इस पी सी को आप लिख सकते हो, पी सी बराबर 2 पी एफ, 2 पी एफ। पी सी का मान क्या है? आर, ये वक्रता त्रिज्या है। और पी से लेकर के एफ तक की नापी गई दूरी क्या है? फोकस दूरी है। तो इसे आप लिख सकते हो पी एफ को एफ, तो आर बराबर 2 एफ, या
इसी बात को आप लिख सकते हो F बराबर R/2। तो R बराबर 2F या F बराबर R/2 अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही इन दोनों में संबंध है। इस बात को आपको लिखना पड़ेगा कि अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। बस इस तरीके से इसको हमने डिराइव कर लिया है, इस फार्मूले को। F बराबर R/2, यही है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। जहाँ पर किसी को कोई डाउट हो वो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।